हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के हिंदी विषय की पुस्तक पीयूष प्रवाह का दूसरा लेसन। इसमें हमने इसका दूसरा लेसन सत्य के प्रयोग, इसका जो प्रथम पाठ था सभ्य पोशाक में, वो कल पूर्ण हो गया था कि किस प्रकार गांधी जी सभ्य बनने के लिए प्रयास करते रहे और अंत में किस प्रकार उन्हें अपने विभिन्न जो साजो सामान उन्होंने खरीदे थे वो उनको औने पौने दाम में बेचने पड़े। तो आज हम पढ़ेंगे बलवान से भिड़ंत। तो पढ़ते हैं। अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटें। एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना जोहान्सबर्ग था। अंडरलाइन कर लेना इसको। एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना कहाँ था? जोहान्सबर्ग में था। कहाँ था? जोहान्सबर्ग में, जो कि दक्षिणी अफ्रीका का एक शहर है। मैं यह देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि का आरक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता है, यानी कि उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं, उनकी किसी भी प्रकार की रक्षा नहीं की जाती। मेरे पास रोज़ शिकायतें आती, हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100 पाउंड देकर चले आ रहे हैं। इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मेरी भी यही भावना थी। यदि यह सड़ांध, यानी कि गंदी बदबू वाले, यह गंदगी दूर न हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ है, व्यर्थ माना जाएगा। मैं प्रमाण जुटाने लगा। प्रमाण मतलब साक्ष्य, सबूत जुटाने लगा। जब मेरे पास प्रमाणों का, यानी कि सबूतों का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। वृत्ति का मतलब आदत। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना, बड़े ही धैर्यपूर्वक सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा, यानी कि सबूत पेश करने के लिए कहा। गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया था, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है, यानी कि वहाँ रंग भेद नीति चलती थी, यानी गोरे काले का भेद किया जाता था। उसने कहा फिर भी प्रयत्न तो करें, ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है, इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं रखूंगा, अर्थात मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उन अपराधियों को पकड़ा जाए। मुझे तो विश्वास था ही, दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह था, शंका थी, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमज़ोर प्रमाण था, यानी कि कोई ठोस सबूत नहीं थे। 2 के बारे में कोई संदेह नहीं था, अतः 2 के नाम वारंट निकले। मेरा आना जाना छिपा रह ही नहीं सकता था। कई लोग देखते थे कि मैं प्राय प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ। इन 2 अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही, जासूसी करने वाले, यानी कि वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते थे और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुंचाते थे। यह मुझे यह कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती तो ये अधिकारी पकड़े ही नहीं जाते। इन 2 में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया।
मुकदमा चला, प्रमाण भी मजबूत थे और एक के तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका था, फिर दोनों छूट गए। मुझे बड़ी निराशा हुई, पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ, वकालत से मुझे अरुचि हो गई, यानी कि मैं उस वकालत जिस काम के लिए अफ्रीका में गया हुआ था वो मुझे नापसंद हो गई, अर्थात मुझे वकालत अच्छी नहीं लगने लगी। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। और मुझे जब बुद्धि का प्रयोग सदुपयोग होना चाहिए तो परंतु यहाँ क्या हो रहा था, दुरुपयोग हो रहा था, यानी कि वो बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे परंतु किस लिए, अपराधियों को छुड़ाने के लिए। तो इसे देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी, अर्थात बेकार लगने लगी। दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उन्हें उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख नहीं सकी। दोनों बर्खास्त हो गए, यानी कि सस्पेंड कर दिए गए, नौकरी से उनको एक बार हटा दिया गया और एशियाई विभाग कुछ साफ हुआ। अब हिंदुस्तानियों को धीरज बंधा, अर्थात उनमें थोड़ा हौसला हुआ, धैर्य बढ़ा उनका और उनकी हिम्मत भी बढ़ी। इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई, मेरे धंधे में भी, मेरे काम में भी वृद्धि हुई। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पाउंड हर महीने रिश्वत में जाते थे उनमें कुछ बचत हुई, यानी कि हिंदुस्तानी समाज के बहुत सारे पैसे हैं जो रिश्वत में जाते थे, उनमें भी वो 2 अधिकारियों के सस्पेंड होने से फ़ायदा हुआ। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची, बेईमान तो भी रिश्वत खाते थे, पर यह कहा जा सकता था कि जो प्रामाणिक थे, सत्य थे, वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे, यानी कि जो सत्य थे अब वो अपनी सत्यता की रक्षा कर सकते थे। मैं कह सकता हूँ कि इन अधिकारियों के इतने अधम का मतलब नीच, अधम होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी न था। मेरे इन स्वभाव को वे जानते थे और जब उनकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की। यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हें जोहान्सबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें क्या किया, नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर किया, अर्थात मैंने उन्हें यह आश्वासन दिलाया कि मैं आपको नौकरी दिलवाने के लिए क्या करूँगा, हर संभव प्रयास करूँगा, अर्थात आपकी हर संभव सहायता करूँगा। उन्हें नौकरी भी मिली, अर्थात उन्हें क्या हुआ, नौकरी भी मिली। मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के संपर्क में आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे। निर्भय यानी कि निडर। और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था। इसे मैं उस समय ठीक से जानता न था। यह तो बाद में समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है और यह अहिंसा का एक विशेष अंग है। मनुष्य और उसका काम, ये दो भिन्न वस्तुएं, अलग अलग वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे काम के प्रति तिरस्कार या अपमान होना ही चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर अथवा दया रहनी चाहिए। यह चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण इस संसार में विष फैलता रहता है।
सत्य के शोध में यानी कि सत्य की खोज में के मूल में ऐसी अहिंसा है। मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। व्यवस्था या पत्ति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है, क्योंकि हम सब एक ही कुंची से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्मा अर्थात एक ही ईश्वर की संतान है। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियाँ निहित है। व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है, और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और इस संसार को हानि पहुँचती है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम पढ़ेंगे कल आत्मिक शिक्षा। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न, तो महात्मा गांधी ने न्याय दिलाने के लिए या उन भारतीय और चीनी लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, ये प्रश्न आपको घर से करना है। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे हम आत्मिक शिक्षा। धन्यवाद।